हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी और अन्य भर्तियों के कुछ अपडेट को लेके कुछ क्वेश्चन थे, उसके भी रिप्लाई के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसका समाधान क्या है। तो चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और न्यू है, पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्लास में क्या है। क्लास में मुख्य सेविका से चीज़ें देखेंगे और एक कुछ क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों में जो पूछा गया है वो बता रहा हूँ मैं। स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में थोड़ा बता दें। 12th से लेके जितने भी कैटेगरी वाइज हैं, चाहे 12th हो, चाहे अपर 12th हो, ग्रेजुएशन टाइप, तो उन सब ध्यान से देखिएगा। बहुत जल्दी बता दूंगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। उसके बाद डीएलएड एडमिशन का क्या है, उसके बाद लेखपाल, वीडियो, वीपीओ, जे जूनियर असिस्टेंट, एएसओ, वन दरोगा, वन गार्ड, इन सब भर्तियों के बारे में चर्चा होगी शॉर्ट में। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप का बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में खत्म कर दूंगा। चैनल पे बने रहिएगा, फिर मैं अपडेट बताऊंगा। सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in पे जाना है। इस तरह से साइट लिंक कर लोगे आप लिख के। चलिए आगे बताता हूँ। सबसे पहले आप scholarship.up.gov.in इस तरह का गूगल पे, क्रोम पे आप लिख के सर्च कर लोगे। तो उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद आपको इस जगह पे जो 3 डॉट लाइन दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे आप होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा आपके पास। इंस्टीट्यूट वाले अलग फॉर्मेट भेजते हैं, आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आपके पास मांगता है, रजिस्ट्रेशन और फ्रेश लॉगिन। जो भी होगा इनमें से, आप अगर पहली बार डाल रहे हो फ्रेश लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फ्रेश लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद रिन्यूअल लॉगिन भी आपके पास ऑप्शन आता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन वाइज देख लीजिएगा। ये एसटी एससी के लिए है, ओबीसी के लिए ये है, और संख्या के लिए ये है। यहाँ देख लिए फ्रेश है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट से ज़्यादा वाला है। तो आप ये क्लिक करोगे यहाँ पे आके। अगर आप डीएलएड या बीए या कोई भी कोर्स कर रहे हो 12वीं के बाद वाला, तो आप ये क्लिक करोगे आके। ओबीसी से हो तो अगर एससी एसटी से हो तो आप ये भरोगे, और बाकी अल्पसंख्यक वाले ये भरेंगे। चलिए आगे बताता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ यूपी का मैं, स्कॉलरशिप का। उसके बाद आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। आपको जिला भर लेना है, अपना शिक्षण संस्थान जहाँ आप पढ़ रहे हो वर्तमान समय में, या कोई कॉलेज आपको मिला है लॉक करके और वहाँ पे आप जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। उसके बाद वर्ग जाति समूह आप भर लीजिएगा, अपना धार्मिक चीज़ जो भी है, अपना नाम लिख लीजिएगा, मोबाइल नंबर, आपका हाई स्कूल वर्ष हो गया और बोर्ड लिखना है, उसके अनुक्रमांक और एक पासवर्ड बना लेना है आपको। पासवर्ड, आप पासवर्ड सबसे बेहतरीन पासवर्ड यही रहता है। आप अपना नाम लिखिए, नाम का पहला कैपिटल में लिख दीजिए, जैसे मेरा देख लीजिए ऐसे हो गया। उसके बाद @ लगाइए, और उसके बाद कोई भी अपने फ़ोन के लास्ट नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी सीक्रेट चीज़ें जो आपको याद हो 4 अंकों का, आप वो लिख लीजिए। या फिर टाइमिंग लिख लीजिए, जैसे 148 देख रहे हो आप साइड में, तो इस तरह से चीज़ें, तो आप 1448 ऐसे कर लो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरह का करोगे तो आराम से आपका पासवर्ड बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आप अपना कैप्चा भर लोगे जो भी हो, और फिर यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी कर दोगे। ये छोड़ के अगर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, इस तरह रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और क्योंकि बहुत जगह स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है, और 7 दिसंबर वहाँ की लास्ट डेट है, इस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। कई जगह भी स्टार्ट होना बाकी है, रजिस्ट्रेशन चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये आपका स्कॉलरशिप होता है। उसके बाद आगे करोगे आप, ओटीपी आ जाएगा, फिर एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ आपसे एड्रेस, पूरा ग्रेजुएशन, 12th, और आपके जाति समूह, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जाति का हो गया, आय का हो गया, और निवास शायद नहीं लगे, लेकिन आपका जाति और आय का लगेगा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ अब। जैसा कि देख सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए 8 दिसंबर तक भरे फॉर्म। तो इसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा था, जो कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि सर थोड़ा बता दीजिए, तो इस अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा जाके। पहले मैं यूपी डीएलएड का भी यहीं पे बता देता हूँ जल्दी शॉर्ट में। देखिए, दूसरे चरण का जो काउंसलिंग है वो लगभग खत्म हो गई है, आप सीट लॉक नहीं कर पाओगे। 18 से पहले आपको कॉलेज चूज़ करना है, जो भी लोग हैं आप, और एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये मौका आपके यहाँ से निकल जाएगा डीएलएड का। तो देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार डायरेक्ट भरने की संभावना है। उसके अलावा कोई द्वितीय चरण में लोग वही ट्राई करते हैं ज़्यादातर, और नहीं मिलता है तो फिर जो कॉलेज उन्होंने पहले लॉक किया वो मिल जाएगा। आप अपनी फीस जमा करके एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगी, और ना डायरेक्ट कोई दिख रहा है कि डायरेक्ट कोई एडमिशन होने का कुछ है चांसेस। तो उस अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा। और ये आपका डीएलएड का है, स्कॉलरशिप का मैंने पहले ही बता दिया है, और ये चीज़ें। चलिए अब मैं फाइनल भर्ती पे आता हूँ। मुख्य सेविका भर्ती पे कुछ क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ओएमआर भरने में गलती, ज़्यादातर क्वेश्चन इस बारे में हुआ है कि सर हमारा ओएमआर कुछ मैंने रॉन्ग गोला भर दिया है, या फिर आंसर में मैंने एक गलत हुआ था, तो मैंने सही आंसर उसी में 2 भर दिया है, सेम लाइन में, सेम ऑप्शन में।
तो उसमें क्या होगा, मेरा कॉपी OMR चेक होगी कि नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं आएगा, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत गोला भर दिया है, वहाँ पे कटिंग हो गई है, या फिर रोल नंबर भरने में कटिंग हो गई है, डेट वाइज कुछ दिक्कत हुई है, तो उन सब चीज़ों पे मेरी चर्चा होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए OMR क्या होता है, ये स्कैनिंग प्रोसेस होता है पूरा। OMR में अगर गोला भरेंगे आप, तो अगर एक ही लाइन में अगर 2 गोला भर देंगे, जैसे मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर की, तो वो नहीं लेगा OMR, वो सीधे सीधे वो क्वेश्चन डिलीट कर देगा आपका, और वो गलत माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी आंसर में एक बार गलत हो गया है तो दोबारा उसमें मत भरिए, गलत हो ही चुका है तो दोबारा भी भरेंगे तो वो गलत ही होगा। तो 2 भरने का, आपने 2 गोला भरा है एक ही ऑप्शन के, तो वो गलत ही माना जाएगा, सही नहीं होगा। इससे आपका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका रिजल्ट इससे आएगा ही एक, क्योंकि आपने एरर क्वेश्चन में की है, क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग है, वो उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, उससे आपकी OMR ऐसा नहीं रिजेक्ट हो जाएगी, वो OMR चेक होगी। उसके बाद बात करता हूँ रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में। देखिए अगर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर में एक में भी आपने सही चीज़ें भरी हैं, मैं खासकर रजिस्ट्रेशन नंबर का बता रहा हूँ और रोल नंबर का, सुनिएगा, ऑप्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर में किसी एक में आपने गोला भरने में गलती कर दी है, और मान लीजिए उस टाइम पे आपने ब्लेड या फिर कुछ भी लगा के उसको थोड़ा सा एरर करके ठीक करके फिर से वहाँ पे दूसरे में गोला भरा है, और एक आपका सही है, मेरा कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर में एक भी आपका सही है, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो रुकेंगी नहीं, और आपका रिजल्ट आएगा। OMR एक से नहीं तो दूसरे से स्कैनिंग कर लेगा और आपकी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने डेट गलत भर दिया है या फिर साइन करने में कुछ दिक्कत हो गई, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन का मेरा मतलब है आपने कहीं और कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो उससे आपका कोई रिजेक्ट नहीं होगा। आपकी चीज़ें जो मेन है स्कैनिंग वाली, वो चीज़ें देखी जाती हैं। स्कैनिंग का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, वो सही होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी अगर मिस्टेक है छोटी मोटी, तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। OMR, क्योंकि आपको भी पता है कि OMR देखते नहीं है, ना मांगते हैं काउंसलिंग में, ना DV में, ना फाइनल में। इसीलिए आपने जो गलती वहाँ कर दी है, ये है कि आपको जो फाइनल होगा उसमें साइन करेंगे तो वो चेक किया जाएगा कि साइन है कि नहीं है, जो DV के टाइम होता है वो। बाकी रजिस्ट्रेशन OMR की छोटी मोटी गलती में कोई रिजल्ट नहीं रुकता है, सबका रिजल्ट आएगा, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं बता दूं कि मुख्य सेविका किन गलतियों पे भर्ती से बाहर हो सकती हैं महिलाएं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों में ही कुछ अलग गोला भर दिया है, और ऊपर अगर आपने पूरा रोल मैथमेटिकल आपने सही लिखा है लेकिन गोला गलत भर दिया है, तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है स्कैनिंग उठाता है गोले से, लिखावट क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पर नहीं रखते हैं OMR में। देखिए चीज़ें तो वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ जब आपके गोले गलत भर गए हों, उस पर्सपेक्टिव में, तो वो चीज़ें समझिएगा। तो वो चीज़ें की स्कैनिंग होगी तो आपका फिर OMR हटा दिया जाएगा। उसके बाद बात करूं कि सर्टिफिकेट वाइज, सर्टिफिकेट अगर आपके पिता पक्ष के तरफ के ही लगेंगे, अगर पिता पक्ष के तरफ के सर्टिफिकेट आपके नहीं बने हैं, तो खासकर निवास का बहुत दिक्कत हो रही है निवास बनाने में, जैसा कि पता चला है मुझे, तो वो बनवाना स्टार्ट प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो भी आपको बाहर उठा के फेंक देंगे, अगर आप अदर कैटेगरी से हो, जनरल के अदर, तो क्योंकि निवास वो मस्ट है, निवास के अकॉर्डिंग ही आपको फिर वो आरक्षण देंगे। क्योंकि लेखपाल में आप देखेंगे जो DV प्रपत्र है उसमें आरक्षण की स्थिति में निवास के आगे लिखा है, ना कि आपकी जाति के आगे लिखा है। तो यूपी के हैं तो निवास मस्ट है, पिता के पक्ष की तरफ की लगेंगे, चाहे आप मैरिड हो या ना हो। सुन लीजिए, नहीं होंगे तो इस केस में आप बाहर कर दिए जाओगे। EWS का ये है कि जो भी उन्होंने टाइमलाइन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप घबराए ना, आप जनरल से अपनी DV करवा सकते हो, लेकिन आपको EWS का उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको बहाल नहीं किया जाएगा, बट EWS का फ़ायदा उसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सेफ़ स्कोर की। तो सेफ़ स्कोर मैं बताता हूँ आपको कितने होने चाहिए आपके। फ़िलहाल मेरा जो मैंने रिसेंटली कहा है आपसे कि सबसे पहला स्टेप है हमारा DV देखना। प्लीज़ DV के लिए देखिए, फाइनल जो आएगा आएगा, सबसे पहले हमारे सामने है DV के लिए तो सेलेक्ट हो, बात की बात में देखी जाएगी ना। तो सबसे पहले DV के लिए 42, जो मैं हमेशा कहता हूँ 42 से 56 के आसपास है, तो आप DV के लिए सेफ स्कोर मान सकते हो आपका, और आप सेलेक्ट भी होगे। और अगर इसमें मेनली अगर OBC और जनरल EWS की बात करें हम, OBC हो गया, जनरल हो गया, EWS की बात करें तो ये तीनों एक ही आती है इसी कट ऑफ। तो इसी कट ऑफ मान लीजिए आप 51 से 56 के आसपास आपको मिलेगी। इन तीनों में से इन 5 अंक का जो डिफरेंस है इनमें से कोई एक होगा, 51 से 56 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और बाकी इसके अकॉर्डिंग 3 या 2 नंबर आपको कम देखने को मिलेंगे DV के लिए। उसके बाद बात आते हैं हम UPSSC। सब जानते हैं UPSSC एक कैसा आयोग है, बहुत धीमे धीमे काम करता है, और इसकी वजह ये भी है कि वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, और 2014 के बाद से स्टाफ के लिए कोई वैकेंसी बड़ी आई भी नहीं। और एक आपके लिए खुशखबरी है कि जो भी जो पात्रता है
अगर वो पूरी करता है तो यूपी ऑफिस में वैकेंसी निकली हुई है, जाइए भरिए। और इनकी डिटेल में अभी बता देता हूँ आपको कि क्या है क्या नहीं। उस साइट पे जाइए और अपनी चीज़ें देखिए, पात्रता आपकी मिल रही है तो फॉर्म भरिए यूपी ऑफिस में जॉब करने के लिए। अदरवाइज़ नहीं पात्रता है तो नहीं भर पाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यूपी ऑफिस में जो वैकेंसी निकली हुई है उसका है ये डेटा। आप आराम से देख लीजिए नीचे। ये 2014 के बाद से जो वैकेंसी आई है उसका बता रहा हूँ मैं। बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है और ज़्यादा है भी नहीं। तीन पद रिक्त हैं, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। नीचे देख लीजिए आप। ये साइट है, इच्छुक अभ्यर्थी जाके अपनी पात्रता देख सकते हो और जो भी आपको मिले आप देख के भर सकते हो। पहला विज्ञापन इसका आपको मई के आसपास देखने को मिला होगा, उसी को रिपीट किया गया है ये। और जाके चेक कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हो। और क्योंकि हो सकता है कि जो इसकी डेट है रजिस्ट्रेशन की वो शायद 1-2 दिन बची हो, तो देख लीजिए जल्दी से। अगर है तो भर दीजिए रजिस्ट्रेशन। अगर निकल गई है तो कोई बात नहीं। वैसे भी यूपी काम भरने वाली चीज़ें जल्दी करता है और रिजल्ट वाली देर से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट भर्तियों पे आते हैं। उसके बाद हम अन्य भर्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि लेखपाल का देखिए डीवी चल रहा है और उस पर जो प्रश्न आपत्ति है उस पर मैं कल आपको एक वीडियो देखने की मिलेगी लेखपाल पे। कितने अभी तक डीवी हुए हैं, कितने स्किप किए गए हैं, क्या कट ऑफ हो सकती है और कितना क्या कहते हैं जो क्वेश्चन कोर्ट केस चल रहा है उस पर क्या डिसीजन होगा और इसका रिजल्ट क्या है। इसको लेकर मैं कल एक अलग से क्लास बनाऊंगा लेखपाल के लिए, उसमें जरूर देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो लेखपाल का भी चल रहा है डीवी। 16 से फिर से स्टार्ट होगा और ये अभी 30 तक चलेगा। जिनका भी छूट गया है बीच में वो एप्लीकेशन दे के 30 नवंबर को के बाद 11 बजे के बाद वो डीवी वहाँ करवा सकते हैं। उसके बाद करें हम बात वीडियो की। देखिए वीडियो एग्ज़ाम का भी जो फाइनल जो रिज़ल्ट आना है, इसका जो डीवी है वो भी आपको देखने को मिलेगा दिसंबर लास्ट में लगभग मिलेगा। देखिए यूपी एक मैंने कहा धीरे धीरे काम करता है और ये धीरे धीरे थोड़ा और धीरे धीरे होता जा रहा है। तो हो सकता है जो नवंबर लास्ट में आने वाली चीज़ें वो आपको दिसंबर मिड में मिले और जो दिसंबर फर्स्ट की चीज़ें वो जनवरी मिड में चली जाएंगी। सुनने में यही आ रहा है कि और थोड़ा सा अन्य भर्तियों के पे कम नज़र जा रही है, लेखपाल पे ज़्यादा है इस समय। तो लेखपाल ही उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। तो वीडियो वाले घबराए ना, आपका भी दिसंबर तक कुछ ना कुछ फाइनल वाला चीज़ें हो जाएंगी या नोटिस आ जाएगा। उसके बाद बात करें हम तो वीपीओ की, विलेज पंचायत अधिकारी के लिए। तो विलेज पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम भी टलता थोड़ा सा आगे जा रहा है। पहले मैं जनवरी लास्ट बता रहा था आपको, लेकिन अब ये सुनने में आया कि ये भी आर ओ के तरह ही फरवरी में होने की संभावना है। और आर ओ में बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो उसकी कट ऑफ इस बार कम नहीं जाएगी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए। लगभग 20 लाख ओवर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उसमें आर ओ के लिए। 411 पोस्ट और 20 लाख प्लस आवेदन, तो सोच लीजिए आप। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट का जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इसका फाइनल आंसर की आया है, तो इसकी भी टाइपिंग के लिए आपको दिसंबर के इस फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। और इसकी टाइपिंग दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में हो सकती है। तो तैयारी करते रहिए, टाइपिंग स्टार्ट करते रहिए, अपनी तैयारी पुख्ता रखिए। उसके बाद वन दरोगा की बात करें हम, वन दरोगा और वन गार्ड की, तो वन गार्ड का तो मेडिकल होने वाला है जो कि आपको इसकी भी 15 से 30 नवंबर के बीच में आपको मेडिकल से संबंधित कुछ जानकारी मिल सकती है आयोग की तरफ से। और दिसंबर में वो भी करवाने के लिए इच्छुक हैं। देख लीजिए नवंबर एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको सबकी तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए जो 15 से 30 का है नवंबर जो टाइम है ये, इसमें आप कई भर्तियों के आपको फाइनल होने की नोटिस मिल सकती है। लेकिन डीवी सबका दिसंबर जनवरी में मान के चलिए। नोटिस सबको नवंबर स्टार्ट लास्ट से दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी कई कई भर्तियों की। लेकिन जो इसका निपटारा है वो आपको दिसंबर और जनवरी लास्ट में देखने को मिल सकता है। और इसी अकॉर्डिंग मेडिकल है, इसका मेडिकल की जानकारी आपको मिल जाएगी वन दरोगा की, सॉरी वन गार्ड की। और वन दरोगा का जो रनिंग है वो भी जो मैंने पहले बताया था कि दिसंबर में संभावनाएं हैं। लेकिन अगर दिसंबर में नहीं होता है तो ये फिर आपका फरवरी मार्च में जाएगा ये, क्योंकि कहा गया है कि एक सुटेबल टाइमलाइन देख रहे हैं, सॉरी सुटेबल मौसम देख रहे हैं जहाँ पे 24-25 किलोमीटर वो भगा पाएँ। तो उस अकॉर्डिंग देख रहे हैं ताकि बच्चों को भी कष्ट ना हो, आयोग को भी। तो उसके बाद बात करते हैं हम एएसओ भर्ती की। देखिए उसके लिए लेटर लिखा गया है आयोग को फिर से कि जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। मैं लेटर दिखा देता हूँ आपको कि जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, क्योंकि आयोग और भी सुस्त होता जा रहा है। और अभी तक किसी के भी कान पे जू नहीं रहेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आंदोलन चल रहा है, रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं। एएसओ के अभ्यर्थी हैं जो 2019 और 2016 का भी अभी निपटारा नहीं हुआ है सही से, तो उसकी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको जल्द ही। कि एएसओ का भी शायद आपको दिसंबर स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, तो तैयार रहिए उसके लिए भी। लेकिन इसके लिए आपको बड़ी संख्या में अपने साथियों का साथ देना होगा जाके, जो कि इको गार्डन लखनऊ में डटे हुए हैं। प्लीज़ जाइए और उनका सपोर्ट करिए और आयोग पे एक प्रेशर बनाइए। और मैं अन्य भर्तियों वाले से भी यही कहूँगा कि बीच बीच में कुछ का ग्रुप बना के, जो भी आपका 10-12 ग्रुप हो, बीच बीच में जाके आयोग में पूछा करिए कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। ऐसे ये रहता है कि वो उनके ध्यान में रहेगा कि बच्चे आ रहे हैं, अदरवाइज़ वो सोते रहते हैं, जब मन होगा तब निकालेंगे, समझे ना आप। तो बीच बीच में जाके प्रेशर डाला करिए। अगर कुछ ग्रुप आपका बन पाए तो किस तरह इसका रिजल्ट कब आएगा, ये काउंसलिंग कब होगी, डीवी कब होगा, नहीं बताइए, हमें जानकारी चाहिए। तो इससे उनका प्रेशर पड़ता है थोड़ा। बड़ी संख्या में जाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो
ये थी आज की क्लास। कोई अगर और भी आपके क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा उससे रिलेटेड अगली क्लास में, या फिर जैसा होगा बता दूंगा। और चैनल प्लीज़ एक चीज़ और भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका के सामने 2-3 भर्तियां हैं तो प्लीज़ एक पे डिपेंड ना रहें। उसका आपने मेहनत कर ली है, उसका जो होगा होगा। अब दूसरों के मेहनत करने की तरफ बढ़ें, दूसरी भर्तियों की तरफ नजर घुमाएं, उस पर भी मेहनत करिए और इसका रिजल्ट जो आना होगा आएगा, अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो भी, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा आपके जो अगली एग्जाम है उस पर नहीं होना चाहिए। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ होता है तो मैं जल्दी से अपडेट बताऊंगा आपको। चैनल पे बने रहिए, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी, धन्यवाद।